ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो कहती हैं कि क्या हुआ अगर पाकिस्तान के मैच जीतने पर खुशियां मनाई बच्चों ने, ये बात वो कहती हैं। और दूसरी तरफ पुंछ में जो नौजवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के बाद आज पुंछ का एनकाउंटर 15वें दिन में एंटर कर चुका। एक तरफ से 15वें दिन में और एक तरफ से शायद 12वें दिन में, इसकी पुष्टि भी हम करेंगे। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे राजौरी पुंछ से बेबाकी के साथ सहाफत करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव। उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुंछ की स्थिति क्या है। आप जानते हैं पिछले 15 दिन का घटनाक्रम ये उन जंगलों में लिया गया, वो हाइड आउट दिखाने लगा था कहीं पर, वहां गोलीबारी हुई, 2 पुलिस के जवान जख्मी हुए और एक फौज का जवान जख्मी हुआ और वो आतंकी उसी मुठभेड़ में मारा गया। उस आतंकी के मारे जाने के बाद ये खबर भी आई कि नादीमर्ग में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार में उसका नाम भी शामिल था। उस आतंकवादी की मौत के बाद आज 15वां दिन है। स्थिति क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुमित भार्गव। सुमित जी, धन्यवाद एक तो आपका बहुत बहुत कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ी सटीक एनालिसिस आपका जो इस पुंछ के हालात पर लोगों को सुनने को मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुमित जी, पहले मुझे ये बताइए कि आज 15वें दिन स्थिति क्या है? सर, आज 15वां दिन है इस इनकाउंटर को पुंछ के बाटा दूरिया नाड़ के जंगलों में। अगर हम इसको जैसे मैंने बार बार बताया, 2 तरीके से हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये इनकाउंटर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहा। पहला इनकाउंटर 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था चमरेड़ देहरा की गली के जंगलों में, जिसमें फौज की एक जो सर्च पार्टी थी और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर हुआ, जिसमें आर्मी के कुल 5 जो जवान थे, जिनमें एक जेसीओ और 4 सिपाही थे, वो मार्टिर हुए थे। उसके ठीक 2 दिन के बाद 14 तारीख को ये इनकाउंटर बाटा दूरिया में शुरू हुआ। और अब इस चीज की ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कंफर्मेशन दी जा चुकी है कि जो मिलिटेंट का ग्रुप चमरेड़ के जंगलों में था, वही मिलिटेंट्स का ग्रुप यहाँ बाटा दूरिया के जंगलों में भी है, क्योंकि इनके मुताबिक कुछ ऐसे स्पॉट एविडेंसेस मिले हैं। हालांकि उनका नंबर माइनस प्लस हो सकता है, चमरेड़ में मिलिटेंट ज्यादा हो, यहाँ कम हो, या यहाँ ज्यादा हो वहां कम हो, बट इतना जरूर है कि कुछ मिलिटेंट जो वहां पे थे चमरेड़ के इनकाउंटर में, वही मिलिटेंट यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि कुछ इस तरह के एविडेंसेस और कुछ स्पॉट रिकवरीज हैं जो कि इस चीज की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी चीज, आज ये इनकाउंटर अपने 12वें दिन में दाखिल हुआ है, जो बाटा दूरिया नाड़ खास के जंगलों में चल रहा है। और यहाँ पहले तो बीती कल सुबह काफी ज्यादा गोलाबारी हुई थी, जिसके बाद आज रात को भी, जो बीती रात थी, इसमें भी हल्की गोलाबारी होती रही। दिन को तो वहाँ माहौल तकरीबन कुल मिलाकर शांत रहा है, लेकिन आप देख के चलें कि चाहे वहां फायरिंग हो या ना हो, लेकिन इनकाउंटर, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये सब बदस्तूर जारी है। और ये पूरा इलाका कॉर्डन में है, जितना भी ये बाटा दूड़िया का कुछ इलाका और उसके बाद नाड़ खास खास करके, और फिर जो इससे ठीक हाईवे के ऊपर की तरफ संजीवट का इलाका है, ये पूरी तरह से कॉर्डन में है और बड़े पैमाने पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जम्मू से जो पुंछ का रास्ता है, क्या वो अभी भी बंद है और कितने दिन हो गए उस रास्ते को बंद, और कितने दिन से लोगों को अल्टरनेट रास्ता लेना पड़ रहा है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक लंबा है? आपसे मैं सिर्फ इसकी पुष्टि चाहूंगा। देखिए, जो जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे है 144A के नाम से जिसको जाना जाता है, ये पूरा तो बंद नहीं है। अगर आप जम्मू से अपना सफर शुरू करेंगे तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो तकरीबन 151 किलोमीटर है, वहां तक आप ठीक, और फिर उसके बाद तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास या उससे शायद ज्यादा थोड़ा, वो बिम्बर गली तक का इलाका, वहां तक तो आप हाईवे पे ही आएंगे। बिम्बर गली जो कि एक मेन क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कि 3 लेन रोड है, जहां से एक सड़क फिर वही हाईवे से होते हुए पुंछ सुरनकोट की तरफ निकलती है, दूसरा एक रोड महेंद्र की तरफ निकलता है दारगुलून से होता हुआ, और तीसरा बालाकोट एलओसी रोड है। तो जो महेंद्र की तरफ जाने वाली सड़क है वो तो खुली हुई है, जो बालाकोट एलओसी सड़क है वो भी खुली हुई है, लेकिन जो हाईवे बिम्बर गली से फिर होते हुए जड़ा वाली गली, बाटा दूड़िया, फिर पुंछ या सुरनकोट की तरफ जाता है, वो बंद है। और वो बिम्बर गली से तकरीबन 20 किलोमीटर जो जड़ा वाली गली है, वहां तक बंद है। इस 20 किलोमीटर हाईवे बंद होने की वजह से जो लोग जिन्हें इसी हाईवे पर से सफर तय करना था, उन्हें कम से कम 60 किलोमीटर इजाफी सफर तय करना पड़ता है। और 60 किलोमीटर की ज्यादा जो परेशानी है, वो सिर्फ ये नहीं कि आपको 20 की जगह 60 किलोमीटर, बल्कि वो 60 किलोमीटर
बहुत ही जो है वो गंदी सड़क वाला सफर है। बिम्बर गली से मेंढर तक की जो सड़क है वो निहायत ही खस्ता हाल है। आप मान के चलें कि वो हालांकि कहने को 25 किलोमीटर या इसी के आसपास तक का कुछ सफर होगा, लेकिन वो 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बन जाता है अगर आप उस सड़क की हालत देखें। और वहां आपकी गाड़ी 20-25 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेगी, सिंगल लेन रोड है। और चूंकि अब वो ट्रक्स की मूवमेंट सारी उसी तरफ से हो रही है, तो उसकी वजह से वहां कई कई घंटों तक जैमिंग की परेशानी रहती है। और ये मेन परेशानी हाईवे बंद होने की वजह से आ रही है, और 12 दिनों से हाईवे आज बंद है। सुरनकोट के लोग किस चीज की शिकायत कर रहे हैं? सुरनकोट के कुछ लोगों को मैंने सुना, वो ये कह रहे थे कि जनाब हमारे लिए तो अजाब हो गया है ये, जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। क्या सिर्फ ये? जी। मेन परेशानी ये है कि जो पुंछ के रहने वाले लोग हैं, अगर उन्हें इस तरफ आना है, वो कृष्णा घाटी की सड़क से भी आ सकते हैं। वो पुंछ से सीधा कृष्णा घाटी से महेंद्र की सड़क और फिर वहां से बीजी की सड़क पकड़ के निकल जाएंगे, जो कुछ हद तक कम सफर है। लेकिन जो सुरनकोट के लोग हैं वो दो तरफ फंस चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आमदोरफ्त जम्मू की तरफ रहती है। हालांकि मुगल रोड से होते हुए वो श्रीनगर जा सकते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी काम काज की गरज से नहीं तो लोगों का जो ज्यादा राब्ता है वो सूबाई जो हमारा हेडक्वार्टर है जम्मू वहां का रहता है। अगर सुरनकोट के लोगों को राजौरी की तरफ और फिर जम्मू की तरफ निकलना है, तो उनके लिए पहले दो रास्ते होते थे। एक देहरा की गली वाला जो थन्ना मंडी से राजौरी और फिर यहाँ से आगे गुजरता है, और दूसरा सुरनकोट से जड़ावाली गली और फिर भिम्बर गली और फिर राजौरी की तरफ मंजाकोट से होता हुआ। ये वाला रास्ता आधे रास्ते में जाके, जो बिम्बर गली वाला मैं बता रहा हाईवे वाला, ये आधे में बंद है। अब सुरनकोट के लोगों को पहले जड़ा वाली गली आना है, फिर उन्हें वहां से मेंढर की तरफ वाया हरनी टर्न करना है, फिर वहां से बिम्बर गली, फिर वो मंजाकोट और फिर रजौरी पहुंचेंगे। मतलब कि आप मान के चलें उनको तकरीबन तकरीबन 70 किलोमीटर इजाफी सफर तय करना पड़ता है। और अगर इसको बचाने के लिए वो थन्ना मंडी की तरफ जाते हैं, तो पहले तो सुरनकोट से बफलियाल तक की सड़क, वो सड़क कम और एक घोड़ों के चलने वाला रास्ता ज्यादा है। फिर वहां से कुछ जो है ऊपर देहरा की गली तक सड़क कुछ हद तक बेहतर है। हम ये तो नहीं कहेंगे अच्छी सड़क है, बट फिर भी कुछ हद तक बेहतर है। और फिर देहरा की गली से जो राजौरी तक की सड़क है, खासकर थन्ना मंडी से राजौरी तक की, वो सड़क भी, उसको सड़क का नाम देना ही शायद मुनासिब ना होगा, क्योंकि वो पहले ही सड़क सियासत का शिकार रही, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया का शिकार रही, और अब जो मर्जी उसको नाम दे दिए। वो सड़क एक साफ और जिंदा मिसाल रही हम हमारे सियासतदानों की, हमारे ऑफिसरान की नाकामी की। लेकिन अब चूंकि उस सड़क पे काम चल रहा है पिछले तकरीबन 6 महीनों से, उस सड़क की टू लेनिंग का काम एक इंटरनेशनल लेवल की फर्म कर रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, तो ये तो एक साफ सी बात है कि जब भी किसी सड़क पर काम शुरू किया जाता है तो सड़क की हालत बिल्कुल बदतर हो जाती है। तो आज की तारीख में उस सड़क की हालत, जो थन्ना मंडी वाली सड़क है, वो ये ऐसी है कि रोजाना वहां 25 से 30 गाड़ियां खराब होना एक आम सी बात बन चुकी है। तो इसलिए सुरनकोट के लोग ज्यादा परेशान हैं कि वो आगे जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा सा कुआं आ जाता है, और पीछे की तरफ आते हैं तो खाई है। तो ये अगर वो बिम्बर गली से सफर तय करते हैं तो 70 किलोमीटर का इजाफी सफर, और उसमें भी उन्हें देहरा बिम्बर गली और मेंढर के बीच की खस्ता हाल सड़क से होके गुजरना है। और अगर वो देहरा की गली की तरफ से निकलते हैं तो थन्ना मंडी वाली सड़क तो नाम के बराबर है। मुझे सुमित जी अब ये बताइएगा, वापस आते हैं इसी एनकाउंटर के ऊपर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आज भी इतला ये आ रही है कि कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो हमारी फौज को मिले हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिले हैं, लेकिन आतंकियों का सुराग अभी भी नहीं लगा है। स्थिति क्या है? देखिए, इसमें कुछ जो रोजाना, एक तो इस इनकाउंटर साइट पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो इनकाउंटर से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन है। मैंने कल भी जैसा बताया था कि गुरसाई पुलिस स्टेशन में पुलिस ने एफआईआर नंबर 107, उसके तहत जो हमारे 302 आईपीसी, 307 आईपीसी, 120 बी आईपीसी और फिर आर्म्स एक्ट के तहत एक एफआईआर रजिस्टर किया था। जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था 14 अक्टूबर की शाम को हुए इनकाउंटर के बाद, जिसमें हमारे फौज के 4 अहलकार शहीद हुए थे। क्योंकि हम जिस पे डिस्कशन कर भी चुके हैं कि एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न इसको माना जा रहा है। हम लूप भी कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इनएडवर्टेंट मिस्टेक भी कहेंगे, या जो भी हम कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि राजौरी पुंछ के अंदर 4 महीनों से या 3 महीनों से एक मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव था, जिसकी जगहें भी बदलती रही, जिनको लॉजिस्टिक्स भी मिलता रहा, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाए। हालांकि उनके कुछ लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट भी किया था। 2 लोग जो है वो 6 अगस्त को बंगाई टॉप में एलिमिनेट हुए थे। एक
इनका मेंबर जो है वो 19 को करियोट कालस मोहल्ला में एलिमिनेट हुआ था। दोनों थना मंडी के इलाके हैं। फिर 12 सितंबर को इनका ही एक और मेंबर गंभीर मुगला में डोरी महल में एलिमिनेट किया गया था। तो कुल मिलाकर इस ग्रुप के कुछ लोग एलिमिनेट होते रहे, लेकिन फिर भी हम इस ग्रुप की मूवमेंट को पूरी तरह से कर्टेल नहीं कर पाए थे। तो रोजाना डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहले हम इनकाउंटर साइड के डेवलपमेंट कहेंगे, तो वहां पे आज कुछ रिकवरी हुई है। हालांकि ये रिकवरी शायद बीती कल देर शाम हो चुकी थी, लेकिन चूंकि उसको पूरी तरह से असेंबल करना, उसको वेरीफाई करना, उसके बाद ये क्लियर हुआ है कि ये कुछ रिकवरी वहां पे आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक ज्वाइंट टीम थी, जिसमें आर्मी पुलिस थी, उनकी तरफ से की गई है, जिसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एसएसपी पुंछ की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इनकाउंटर साइट है बाटा दूरिया नाड़ के जंगलों में, वहां से एक AK-47 जो अंडरफोल्ड वेपन है, जिसका जो फायर आर्म का सपोर्ट होता है, जिसको हम फायरिंग बट कहते हैं, वो अंडर फोल्ड हो जाता है। उसके बाद उसकी एक मैगजीन है, 29 AK बुलेट्स हैं, 2 ग्रेनेड्स हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं 4, एक स्लिंग है, उसके बाद सॉक्स हैं, टी शर्ट है फुल स्लीव, रिबॉक की जैकेट है, ब्लैंकेट्स हैं, टिफिन्स हैं, जो हमारे शूज होते हैं इसके 2 पेयर हैं और एक सिंगल शू है। उसके बाद 2 डेटोनेटर और 2 सिरिंज हैं। अब सिरिंज डेटोनेटर का यकीनन यूज आईईडीज को एक्सप्लोड करने में किया जाता है, और हम जानते हैं कि वहां से 3 आईईडीज भी रिकवर की गई थी। टिफिन का यूज भी हम सब जानते हैं कि वो खाना वगैरह के स्टोरेज के लिए था। ब्लैंकेट्स मतलब विंटर, हार्श विंटर, कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि एक हाइडआउट था वहां पे, जो हालांकि मिनी हाइडआउट हो सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी जानकारी के मुताबिक 4 से 5 अलग अलग जगहों पर ये छोटा छोटा सामान मिला है। लेकिन ये इस तरह से कंबल मिलना, ब्लैंकेट्स मिलना, उसके बाद टिफिन मिलना, साफ इशारा है कि यहाँ जो है वो मिलिटेंट्स एक अपना हाइबरनेशन पीरियड स्पेंड कर रहे थे, या हम कह सकते हैं वो यहाँ पे निकल नहीं रहे थे, बल्कि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक तो ये इसमें स्पॉट की डेवलपमेंट रही। दूसरी डेवलपमेंट इसमें ये भी है कि कल 3 और लोगों को पुलिस ने काठमांडू नेपाल से गिरफ्तार किया है, जिन्हें कल देर शाम पुंछ लाया गया है, जहां इन्हें फॉर्मली अरेस्ट किया जा चुका है। ये तीनों लोग गुरसाई बाटा दूरिया के इलाकों के ही रहने वाले हैं। शुरू में अब तक इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार ने डिटेन किया गया था, जिसमें कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई, कुछ को छोड़ भी दिया गया। लेकिन 3 और नाम इसमें सामने आए थे। ये तीनों लोग जो हैं ये बाटा दूरियां गुरसाई इस इलाके के रहने वाले हैं, जो इनकाउंटर साइट से कुछ कुछ 100 मीटर या कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और यही जानकारी फिलहाल मिली है ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से, कि इन तीनों लोगों के नाम कहीं ना कहीं सामने आए हैं, कि ये लोग जानबूझकर शायद लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे मिलिटेंट्स को, जिसके बाद जब इनकी मूवमेंट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये लोग कहीं अरब कंट्री की तरफ फरार होने के लिए नेपाल का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो फिर पुंछ पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुछ दीगर जो पुलिस कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर अपने काउंटर पार्ट्स को असेंबल करके फाइनली इन्हें नेपाल काठमांडू से जो है वो डिटेन किया, और फिर इन्हें कल यहाँ वापस लाया गया है। और यही बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग जो हैं ये अरब कंट्री की किसी फ्लाइट पे बोर्ड करने को तैयार थे, और पॉसिबली जो अभी तक पता चला है कि ये लोग एस्केप रूट देख रहे थे अपना, क्योंकि इन्हें इस तरह का अंदेशा था कि शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट अब जाहिर हो चुकी है, तो जल्दी ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो क्या ये इन आतंकियों के संपर्क में थे जो आतंकी बाटा दूरिया के जंगलों में अभी हैं? और सुमित जी, सामान अगर मिल चुका है, हथियार अगर मिला है, तो आतंकी कहां हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो लोग डिटेन किए गए हैं, इनका इसी तरह का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट्स के साथ डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे इन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए हों जानबूझकर या जैसा भी, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं। पहले भी 8 से 9 लोग डिटेन थे, लेकिन फिलहाल तक ये निकल के सामने आ रहा है कि उनमें से ज्यादातर लोग इस तरह के हैं जिन्होंने कहीं अगर मिलिटेंट्स को कोई लॉजिस्टिक दिया भी है तो वो लॉजिस्टिक जानबूझकर नहीं दिया गया, बल्कि किसी तरह के प्रेशर में दिया गया। लेकिन 2 से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो ये लॉजिस्टिक प्रोविजन में शायद वो वॉलंटियर थे, और वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन लोगों का फॉर्मली अरेस्ट होना शायद ऑन कार्ड्स है। और जिस तरह जो आपने रिकवरी की बात की, ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि क्या मिलिटेंट्स का भी कोई वहां ट्रैक मिला या फुटप्रिंट्स मिले। लेकिन यही बात बताई जा रही है कि वहां पे मल्टीपल हाइड्स हैं, और तकरीबन तकरीबन 12 से 18 वहां छोटी छोटी ऐसी गुफाएं बताई जा रही हैं, जिन्हें हम बिल्कुल नेचुरल मिनी केव्स कहेंगे, कुछ कुछ फीट की दूरी पे जो मौजूद हैं, जहां अंदर मिलिटेंट्स का साजो सामान पड़ा हो सकता है, और उन्हीं को रिकवर अब एक एक करके किया जा रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि फौज बड़ी सतर्कता के साथ और बड़ी सेफली अब मूव कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 9 जवान शहीद हो चुके हैं, 3 लोग जख्मी हैं। क्या ये मानेंगे कि बड़ी सतर्कता के साथ जो है फौज अब आगे बढ़ रही है, अब वो उस तरह का पुश नहीं है जिस तरह का पुश पहले था? देखिए, बिल्कुल जो मेरी कुछ ऑफिशियल क्वार्टर्स में बात हुई, उनका ये साफ कहना था कि वो इस ऑपरेशन को विदाउट एनी फर्दर कोलेटरल डैमेज के आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो इस तरह का ऑपरेशन अब चला रहे हैं कि वो किसी भी तरह की अपनी कैजुअलिटी को ओवर नहीं लेना चाहते। और जब हाईवे से जुड़ा हुआ सवाल उनको पूछा गया उनको कि आज काफी दिनों से हाईवे बंद है, तो उनका ये साफ कहना था कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो इस ऑपरेशन में हैं, उनका ये साफ कहना है कि तब तक हम इस हाईवे को खोले जाने का रिस्क नहीं ले सकते जब तक ये इलाका कॉर्डन से बाहर आता, और तब तक हम कॉर्डन नहीं उठाएंगे जब तक कि ये फॉरेस्ट क्लियर होता। और अब क्लियर होने में कितना वक्त लगेगा, जो सबसे अहम सवाल है, वो कोई भी नहीं बता सकता, और ना ही वो फौज व पुलिस बता सकती है, क्योंकि अगर सर्च के दौरान कल ही मिलिटेंट्स की कुछ बॉडीज मिल जाती हैं या कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि वो यहाँ हैं या नहीं है, तो यकीनन कॉर्डन उठाने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अगर अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, तो कॉर्डन भी रहेगा, जब तक कॉर्डन रहेगा तो हाईवे खोले जाने का रिस्क नहीं लेंगी एजेंसीज। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुमित भार्गव। साफ तौर पर सुमित भार्गव ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। आज कुछ हथियार फौज को मिले हैं, आज वहां से कुछ साजो सामान फौज को मिला है, जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आतंकी वहां पर लंबे समय से बैठे हुए थे। कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? कैसे पुलिस की नाक के नीचे से आतंकी बाटा दूरियां के जंगलों में पहुंचे? कैसे एलओसी क्रॉस करके आतंकियों ने अपना ठिकाना बाटा दूरियां के जंगलों में बनाया? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उम्मीद और तवक्का ये कि फौज को जल्द कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद इस सवाल पर सोच विचार करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना कि आतंकी बाटा दूरियां के जंगलों में पहुंचे कैसे, हाइडआउट्स कैसे बनाई और एक लंबे समय से वहां रह कैसे रहे थे, कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे, कौन लोग हैं जो इनके संपर्क में थे, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको ये हाइडआउट्स बनाने में मदद की, कौन लोग हैं जो इन आतंकियों का समर्थन इन इलाकों में कर रहे हैं, उस पर सोच विचार भी करना होगा और उसका जवाब भी ढूंढना होगा। और जैसे कल भी पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी ने कहा था, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे तो बात बनेगी। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती तो हालात तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो फिर हम आपसे यही सवाल पूछेंगे, आतंकी आए कैसे, बाटा दूरियां तक पहुंचे कैसे?